अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुशामदीद। मैं हूं सैयदा आयशा नाज और मेरे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, पहले तो दोनों तरफ से कशमकश थी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, फिर अचानक जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो ऐसे लगता है वो जो सियासी शोर था वो दब गया है और सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। अब ये इतना अहम मामला है, इस गवर्नमेंट ने एक सदारती रेफरेंस भेजा था जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़, और उसके बाद इन्होंने सेनेट में जो सीक्रेट वोटिंग होती है, बैलेटिंग होती है, उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी। और अब हम देख रहे हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट रेफरेंस जिसके लिए अब बेंच तश्कील दे दिया गया है, और ये 5 रुकनी लार्जर बेंच है। 24 मार्च को दोपहर 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है कॉज लिस्ट के मुताबिक, जब इसकी समाअत होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि ये जो इस बेंच का फ़ैसला होगा सदारती रेफरेंस के ऊपर, ये वज़ीर आज़म के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वज़ीर आज़म के मुस्तकबिल और पार्लियामेंट के मुस्तकबिल का तयन करेगा, उस पर असरअंदाज होगा किस तरह? बिल्कुल असरअंदाज होगा, और इसीलिए किया गया है ये। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें 3-4 इश्यूज़ हैं। एक तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इशू है जो कि सारे इस वक्त वकला हज़रात यही कह रहे हैं कि आइन बड़ी क्लियर है कि ज़मीर एक चीज़ है, और अगर ज़मीर के मुताबिक कोई बंदा अपनी सियासी जमात के ख़िलाफ़ वोट करता है तो वो उसकी इजाज़त होनी चाहिए। अलबत्ता उसके लिए एक सज़ा दी गई है, और वो सज़ा जो है वो उस पार्टी के लीडर के हवाले कर दी है कि आप फैसला करें कि आपने क्या सज़ा देनी है। कम से कम सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा, कम से कम सज़ा, वार्निंग, शो कॉज वगैरह वगैरह वगैरह, और ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको डिसीट कर दिया जाए वहाँ से। अच्छा, ये नहीं कहीं लिखा गया कि आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाए कि आप अगली इलेक्शन ना लड़ सकें, ये कहीं नहीं लिखा। डी सीट का मतलब है आप उस वक्त जो पार्लियामेंट है उसमें आप डी सीट हो जाते हैं, जाइए, जाके फिर आपने किसी और सियासी जमात को ज्वाइन करना है और सीट वेकेंट हो गई है, एक बाई इलेक्शन होगी, उसमें आप खड़ा होना चाहें तो खड़े हो जाएं। ये आज तक यही एक इंटरप्रिटेशन रही है आइन के जो क्लॉजेस। अब इसको चैलेंज कर रही है हुकूमत, और उस चैलेंज के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट से ये पूछ रही है कि जी हमें ये बताया जाए क्या ऐसे ही है, या कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है ये बहुत बुरी चीज़ है, और जब भी कोई बंदा ज़मीर के मुताबिक करता है वो ज़मीर कोई नहीं होता, बेसिकली हॉर्स ट्रेडिंग ही होती है, और ज़मीर का कॉन्सेप्ट ही जो है ना ये गलत है, पाबंद होना चाहिए, फुल स्टॉप। और अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसकी फौरी सारी उम्र के लिए उसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, क्योंकि ये हॉर्स ट्रेडिंग ही है, ये ज़मीर का मामला नहीं है। अच्छा, आइन के अंदर और सारी दुनिया के आइन के अंदर ज़मीन का मामला होता है। बैक बेंचर्स ज़मीर के मुताबिक पार्टी के वोट के ख़िलाफ़ भी वोट करते हैं, और जब एक हुकूमत गिरती है, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ आता है, नो कॉन्फिडेंस, तो बैक बेंचर्स रिवोट करते हैं। ये बैक बेंचर रिवोट जो है ये बिल्ट इनटू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। बहरहाल, तो इसलिए ये अब तो इसके लिए फिर क्योंकि मामला बड़ा टेढ़ा है, और इस वक्त एक हुकूमत जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके के साथ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को डिफीट किया जाए और नो कॉन्फिडेंस को डिफीट किया जाए। तो इसलिए फिर उन्होंने ये नहीं किया कि पहले कानून अपने मुताबिक उसको इंटरप्रेट करके और उनको डिसीट कर दिया और कह दिया ये, कि उन्हें पता था कि ये तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इवेंचुअली फंसता है, तो उन्होंने पहले ही पूछ लिया सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट इसका फ़ैसला जो है बहुत अहम होगा। इस पर जो इस वक्त जो बहस चल रही है बाहर वकीलों के दरमियान, इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान, वो यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आइन के जो नुक्ता है बिल्कुल उसके ऊपर पाबंद रहेगा, या सुप्रीम कोर्ट कोई नई ग्राउंड निकालेगा। अच्छा। इसको आगे बढ़ाएगा इस बात को। तो ये देखना है कि अब ये क्या करेंगे। मगर जो भी ये फैसला करते हैं उसके 2 ही नतीजे निकल सकते हैं। एक है जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो जाएगा, और दूसरा ये है कि इनकी अगर जजमेंट बिल्कुल ही पीटीआई के हक़ में आ गई तो फिर ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इतना आसानी से कामयाब नहीं होगा, और ये लोग जो डिज़र्ट करने जा रहे हैं, ये क्रॉस करने जा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सख्त किस्म की तलवार आ जाएगी कि अगर आप करेंगे तो फिर आपके साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो ये एक तरीका है उनको वापस लाने का और अपनी पार्टी के हक़ में वोट करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत अहम फ़ैसला आएगा जो भी आएगा। इसके साथ इस हुकूमत का फ्यूचर और वैसे भी आइन के जो कॉन्शियंस का जो रोल है और बैक बेंचर्स का जो रोल है वो भी डिफ़ाइन हो जाएगा। और आखिर में ये सवाल डिफ़ाइन होगा कि क्या इतना पावर आप दे देते हैं एक शख्स को पार्टी के अंदर, और उसके ख़िलाफ़ कोई बंदा कोई बात भी नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो वो फारग हो जाता है।
डिसीट हो जाता है और फॉर एवर भी हो सकता है अगर इस किस्म का आ जाता है, जजमेंट आ जाती है। तो ये जो सारा मामला है, तो फिर आपको फिर पार्लियामेंट MNAs की ज़रूरत क्या है? फिर आप वन मैन पार्टी बस ख़त्म हुई बात। आपको कोई डिबेट की, कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। तो वो सारा जो कॉन्सेप्ट है ना कि पार्लियामेंट इज़ अ डिबेटिंग सोसाइटी, वहाँ डिबेट के बाद फैसले होते हैं। डिबेट जो है वो अपोजिशन वाले गवर्नमेंट के साथ करते हैं और गवर्नमेंट वाले अपने साथ करते हैं, और उसके बाद एक राय निकलती है जिसके अंदर वोटिंग होती है। तो वो सारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद तो किसी को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा, उस या पार्टी लीडर कहेगा, आप उसको फॉलो करने के पाबंद है। तो कोई इसमें फिर वो एक अथॉरिटेरियनिज्म बन जाती है, जो कि जमहूरियत के अंदर उसको पसंद नहीं किया जाता इस किस्म की चीज़। तो मैं ये समझता हूँ ये इसलिए बड़ा अहम है, ये जो भी फैसला यहाँ आता है। अगर फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई करने की बात आती है सेठी साहब, फिर तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इसका तो तस्वुर ही ख़त्म कर दिया जाना चाहिए ना। यानी आइन में अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रखा गया है, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी सूरत हाल कभी ना कभी दरपेश हो सकती है बिल्कुल कि आप अपने वज़ीर आज़म को बेदखल करने की तरफ जाएं। लेकिन इस पर भी लोग ये सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया है, बहुत से सवाल आते हैं कि फिर वो जो MNA लाखों वोट लेकर आता है, फिर किसी स्टेज पे वो लाखों वोटर्स को भी अलाउ करना चाहिए कि वो उस MNA पर भी अदम एतमाद का इजहार कर सके इसी अरसे में, अगर वो परफॉर्म नहीं कर सका। तो फिर ये इससे फिर इंडिपेंडेंट्स भी आ जाते हैं जी। अगर एक बंदा है वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट होके आया, तो फिर इसका वो फिर किसी पार्टी में भी नहीं उसको जाने दें, फिर उसको इंडिपेंडेंट ही रहने दें। फिर वो वोट जहाँ चाहे, उसका दिल चाहे उसको वोट कर ले। तो ये तो फिर और बड़ी इंस्टेबिलिटी हो जाती है। एक तरफ एक एक्सट्रीम है, दूसरी तरफ दूसरी एक्सट्रीम है। इसीलिए आइन के अंदर ये बताया गया था कि आपके ज़मीर आप चेंज करना चाहें, कि जो भी वजह है, आप छोड़ना चाहें पार्टी को तो आप छोड़ भी सकते हैं, मगर ये मतलब नहीं है कि सारी उम्र के लिए फिर आपको पाबंद कर दिया जाता है। ऐसे नहीं हो सकता। तो ये चीज़ों के ऊपर फैसले करने हैं अब। इसीलिए क्योंकि इसकी अहमियत इतनी है, तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब ने 5 मेंबर बेंच बनाया कि उन्होंने कहा कि ये जो पहले रेफरेंस आया था उस वक्त 2 जजेस थे, तो उन्होंने कहा नहीं, अब ये मामले को लार्जर बेंच बनाया, तो उन्होंने 5 का बेंच बनाया जी। लेकिन इसमें सीनियर मोस्ट जो है जज जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनको शामिल नहीं किया गया, हालांकि वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। इस पर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी कयास आराइयाँ की जा रही हैं सेठी साहब, और भी इसके अलावा जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहरहाल इनमें जो है वो मज़हर आलम खान है, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस एजाजुल अहसन है जो कि पनामा बेंच का भी हिस्सा थे। तो अब भी 5 रुकनी लार्जर बेंच था, अब भी 5 रुकनी लार्जर बेंच है। तो सेठी साहब, ये जो बेंच की फॉर्मेशन है, इसके ऊपर जो एतराज़ात किए जाते हैं, वो उनकी क्या हैसियत है? देखिए, 2 किस्म के एतराज़ किए जा रहे हैं। एक ये कि जी 5 क्यों ज़्यादा होने चाहिए थे, इतनी अहमियत है इस चीज़ की, तो इसके लिए 5 के नहीं 5, 7, 9, 8, 10 होने चाहिए थे। एक तो ये क्रिटिसिज्म आ रही है। दूसरा ये आ रहा है कि जी अगले चीफ जस्टिस साहब जो बनने जा रहे हैं उनको तो इंक्लूड करना चाहिए, तो इसकी इतनी अहमियत है, उनको भी आपने नहीं इंक्लूड किया है। तो 1.5 साल के बाद बंदयाल साहब नहीं होंगे, काजी फायज ईसा साहब होंगे, तो उनको तो इंक्लूड करना चाहिए था बैलेंस के लिए, ताकि एक आज और कल के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ऐसे ना हो कि काजी फायज ईसा साहब का एक का मौक़िफ़ है और बंदयाल साहब और उनके साथियों का एक मौक़िफ़ है। जब काजी फायज ईसा साहब बनेंगे तो उस वक़्त अगर इस किस्म की कोई पिटिशन आ जाती है तो वो ये सारी चीज़ को उल्टा सकते हैं। तो बेहतर यही था कि कोई ऐसा फ़ैसला आए जो कि आज और कल के लिए पक्का रहे। तो इसलिए बेहतर यही होता कि काजी फायज ईसा साहब को भी इंक्लूड कर लिया जाता, मगर अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं। एक और डिबेट चल रही है ना, वो तो ये डिबेट चल रही है कि जब चीफ जस्टिस साहब के पास ये जो मोनोपोलिस्टिक पावर है कि जी सारे बेंचेस वही बनाते हैं, कोई कमेटी नहीं है जो बेंच बनाती है, क्योंकि ये काजी फायज ईसा साहब का भी ये है ना, उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो इतना पावर है चीफ जस्टिस के पास कि जिसको चाहे जहाँ मर्जी लगा दे, जिसको चाहे किसी बेंच पे लगा दे, तो ये पावर भी नहीं होनी चाहिए। कम से कम कोई छोटी मोटी कमेटी होनी चाहिए ताकि सब जजेस को इक्वली ट्रीट किया जाए। मगर उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई डिस्कशन नहीं हुई, और ना ही मेरा ख्याल है बंदयाल साहब इस किस्म की कोई चीज़ की तरफ तवज्जो करेंगे। वो मेरा ख्याल है जैसे सिस्टम चल रहा है ऐसे ही चलाना चाहेंगे। मैं हैरान हो जाऊंगा कि अगर वो एक कमेटी बना देते हैं कि जी ये कमेटी, जिसके सरबराह वो खुद हो सकते हैं, ये कमेटी है आज का चीफ जस्टिस, कल का होने वाला चीफ जस्टिस, बिकॉज वो तो अब एक लाइन लगी हुई है ना सीनियरिटी की, तो वो तो अब उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। तो और उसके अंदर 3-4 जजेस और ये सीनियर मोस्ट जजेस कर दें, या प्रोविंशियल वाइज कोई कोटा बना लें। मैंने देखा है इसमें भी चारों प्रोविंसेस जो हैं वो रिप्रेजेंटेड है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। तो अच्छी बात है ये। तो मगर इसको थोड़ा बड़ा कर देते, काजी साहब को ऐड कर देते, तो इसके बाद जो कंट्रोवर्सीज आएंगी ना वो फिर ना आती।
बिकॉज हर एंगल को आपने कवर कर लिया होता। तो बहरहाल अब देखते हैं कि जजमेंट किस किस्म की आती है, कितनी इंटरवेंशनिस्ट होती है, या जो स्टेटस को है इन टर्म्स ऑफ आइन और रूल्स उसको बरकरार रखती है, या कोई नई ग्राउंड क्रिएट करती है जो कि कुछ लोगों को ऐसे लगेगा कि आइन के बाहर निकल के आपको आइन नहीं, आपने आइन को अमेंड कर दिया। अगर कोई सी किस्म की भी इंटरवेंशन करेंगे जो स्टेटस को इससे हटेंगे तो वो फिर ऐसे ही लगेगा। मगर इसीलिए मैं ये कह रहा था कि ज़्यादा बेंच जजेस होते तो अगर इस किस्म की चीज़ भी होती भी है तो फिर इतनी तनकीद नहीं आती, बिकॉज वो आप कहते हैं ना जी 10 जज से, तो ये तो ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। 5 के अंदर अगर ये 3-2 आता है तो बिल्कुल ऐसे ही है। पनामा में भी तो हमने देखा था ना कि उसमें भी डिसीजन नसी नोयत का आया था स्टार्ट में, जब जेआईटी नहीं बनी थी तो तब दोनों तरफ से खुशियां मनाई गई थी। अभी भी ऐसे चांसेस तो हैं अपनी जगह पर। इस सिचुएशन में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या जिन पे तलवार लटक रही है वो तो लिटरली इस वक्त लटके हुए हैं। वो जैसे एक हंग पार्लियामेंट का लफ्ज है तो ये हंग पार्लियामेंटेरियंस है। 24 मार्च को ही पता चलेगा कि मामलात किस रुख जाएंगे। अच्छा, आगे मगर बात ये है आयशा कि 24 मार्च को क्या कोई फैसला देंगे? नहीं फैसला नहीं देंगे, लेकिन समाअत की है ना उन्होंने। अब बात ये है कि इतना अहम मामला है जी, तो ये तो फौरन फैसला होना चाहिए ना, बिकॉज 25 को तो पार्लियामेंट बुलाई जा रही है और उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बड़ी अहम है कि कौन इधर आएगा, कौन उधर जाएगा, क्या होगा, वोट की क्या हैसियत होगी। और 24 को सुप्रीम कोर्ट मिल रहा है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर दे 24 को या 25 को, फिर तो ठीक है, जो भी फैसला है उसका असर आएगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, जो कि होना चाहिए। और ये नहीं कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा है और वो ख़त्म हो जाता है और वो फैसला जो है वो अगले महीने जाके आता है और सारा कुछ रुक जाता है, ये तो गलत बात होगी ना। वो सेनेट पे जो सीक्रेट बैलेटिंग का मामला था उस पर भी हमने देखा था कि वक्त बहुत कम था और कैसे वो फैसला सामने आया था और फिर उसका असर क्या हुआ वो भी हमारे सामने है। अभी भी बहुत ये सारी बातें सवाल खड़े हो जाएंगे और मेरी उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब इनको बड़े तरीके के साथ और अच्छे तरीके के साथ इनको हैंडल करेंगे। बेहतर तो ये है कि 24-25 से पहले 2 दिन बाद सुन के और जजमेंट दें, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। मगर ये ना हो कि जी वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रुक गया है क्योंकि ये बैठे हुए हैं 15 दिन लेके बैठे हुए या 20 दिन लेके बैठे हुए, या वो वहाँ कुछ हो जाता है और फिर इनकी जजमेंट आती है और फिर चैलेंजेस रिवर्स हो जाएगा, फिर चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं कि नहीं जी वो तो ये है और वो है, तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और लोग बाय द वे बुरा भला कहेंगे कि जी ये क्या हुआ, एक सिस्टम चल रहा है और उसको आपने डिले कर दिया। अगर आप फैसला करना था तो पहले करते। अभी देखिए ना अब वो क्योंकि आज 23 है तो कल 24 है ना, तो कल आज 22 है, कल 22 है और फिर 24। हाँ 2 दिन और, कल छुट्टी है ना क्योंकि इसलिए वो नहीं बैठ सकते थे। जी जी 24 को इसलिए होना है। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि सभी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की जानिब है और ये 5 रुकनी बेंच किस तरह इस मामले को आगे लेकर चलता है उसके हवाले में कहाँ क्या क्या सवाल उठ सकते हैं। सेठी साहब ने उनका तयन किया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। कल हम डिस्कस कर रहे थे यही मामला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। सेठी साहब तो एक सवाल तब भी होते होते रह गया कि अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में कुछ मेंबर पार्लियामेंट, 12 तादाद उनकी फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो 342 के ऐवान में से अगर ये 12 निकल जाते हैं तो उस वक्त ऐवान के अंदर जितने लोग होंगे उनकी सादा अक्सरियत या कुल ऐवान की सादा अक्सरियत के मुताबिक फैसला होगा। ये लोग अभी तक बड़े कंफ्यूज हैं इसके ऊपर, मगर ये मैंने बहुत से वकीलों से ये पूछ लिया है और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बड़े क्लियर हैं। वो कहते हैं 342 है मेंबरशिप, उसकी मेजॉरिटी जो है 172 बनती है, 172। जितने मर्जी हों आए जाएं 172 की मेजॉरिटी चाहिए गवर्नमेंट चलाने के लिए, और अगर उसको ओवरथ्रो करना है तो फिर भी 172 से ज़्यादा चाहिए आपको उनको ओवरथ्रो करने के लिए। अब हुकूमत तो ये कह रही है कि जी अगर 10 लोग चले जाते हैं और समझे वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर उनके पास 162 हैं ऑपोजिशन के पास, हुकूमत के साथ 180 कितने थे, 179 थे, कितने थे, और उनमें से 12 निकाल दें तो उनकी फिर भी 172 नहीं बनती, 167 बनती है। तो अगर 167 बनती है तो उनको चाहिए 172, तो गवर्नमेंट नहीं बना सकते वो। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को भी 172 चाहिए, इनको भी 172 चाहिए, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल हो जाता है, मगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं पूरा होता। ठीक, मगर अगर जो एलाइज हैं वो हुकूमत को छोड़ के और ऑपोजिशन की तरफ चले जाते हैं तो ऑपोजिशन के 162 में आप डाल दें 15, कम से कम 24 है ना उनके, उनमें से MQM और बलोच और GDA आ गया ना? नहीं
BAP के 3 आ जाएं, BNP के और उसके बाद उनके आ जाएं, MQM के 7 उनके आ जाएं और चौधरी हजरात के 5 आ जाएं, तो ये 15 बन जाते हैं। 162 + 15 177। तो ये तो हो गई, दे कैन मेक अ गवर्नमेंट। तो बात ये है कि अगर ये 8-10 लोग चले जाते हैं और गवर्नमेंट के साथ उनके एलाइज उनके साथ रहते हैं चौधरी हजरात, तो फिर भी गवर्नमेंट नहीं कर सकते, नहीं मेंटेन, वो 172 का फिगर नहीं मिलता उनको। तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि 172 ना ऑपोजिशन ले रही है, अगर एलाइज नहीं जाते तो ऑपोजिशन के पास भी 172 नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो 167 के आ गई है विद एलाइज, तो फिर क्या होगा फिर? तो ये फिर एक डेडलॉक बन जाता है। उसमें ये होता है एक दफ़ा फिर अटेम्प्ट की जाती है, एक मौका फिर दिया जाता है कि चलें आप एक दफ़ा फिर से हमला करें, कुछ कोशिश करें लोगों को तोड़ने वोड़ने की। मगर अगर ये जजमेंट ऐसी आ जाती है तो सवाए PDM के जो एलाइज हैं, अगर वो स्विच ओवर कर जाएं तो फिर नई हुकूमत बन सकती है। अदरवाइज देयर इज अ डेडलॉक। तो फिर डेडलॉक है तो फिर प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट हैज टू इंटरवीन एंड कॉल फॉर अ फ्रेश इलेक्शन। पार्लियामेंट की छुट्टी करानी पड़ती है, फिर डेडलॉक हो गया और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ट्राई किया आपने। ठीक है, यानी उसमें भी आगे जाके एक सवाल उठेगा। ये मामला तो चलता रहेगा और इस पर तबसरे भी आते रहेंगे। एक और अहम डेवलपमेंट हुई, ब्रॉडशीट के जो CEO हैं काविब मौसवी साहब, वो एकदम हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर दोबारा नमूदार हुए, लेकिन अब की बार मामला मुख्तलिफ था। वो इल्ज़ाम के बजाय माफ़ी के तलबगार है। इल्ज़ाम पहले उन्होंने आयद किया, अब उन्होंने क्या कहा, सुन लेते हैं। We found no assets, no cash relating to the Nawaz Sharif family. We found a lot of plundered assets, but not 1 rupee of that could be connected to the Nawaz Sharif family. I think not only I, but anyone in Pakistan who made these accusations against Mr. Nawaz Sharif, both as an individual citizen and as the Prime Minister, seriously owe him an apology. I have no hesitation in joining that apology. और इस पर शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, वो भी सुनेंगे। मुसावी उन्होंने गैर मशरूत तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से माफ़ी मांग ली है। न्याजी नैब गठजोड़ के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ है। इतनी तज़हीक की गई, इतना टेलीविज़न पर प्रोपेगेंडा किया गया। इमरान न्याजी की वो ट्वीट्स 2021 की और 2018 की, 2020 की पूरी कौम के सामने हैं कि, और ब्रॉडशीट का दिन रात वो नाम लेते थे कि ब्रॉडशीट ने ये कर दिया, ब्रॉडशीट ने ये कर दिया, फलां कर दिया। आज किस तरह ये इसका ड्रॉप सीन हुआ है। इससे पहले नेशनल क्राइम एजेंसी, उसका भी नतीजा हमने देखा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, और अब ये माफ़ी, इसकी टाइमिंग कितनी अहम है सेठी साहब, और नून लीग को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए टाइमिंग तो उसकी भी शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, जो कि शहबाज क्या नाम था उनका, शहजाद अकबर साहब एसेट रिकवरी यूनिट, उन्होंने जो रिकवरी यूनिट में जो पूरा ड्रामा किया वो तो एक्सपोज हो गया था, इसीलिए उनकी छुट्टी करा दी खान साहब ने कि तुम मुझे 3 साल से कह रहे हो ये हो रहा है, ये हो रहा है, और हुआ कुछ भी नहीं। और फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्लियर कर दिया शहबाज शरीफ साहब को। अब जब UK में जब होता है तो वो फिर क्लियर होता है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ भी वही सिचुएशन हुई है। इनका ये कहना है मुसावी साहब का कि मुझे नैब ने कहा था कि चोरी की है नवाज शरीफ ने, और ये जो फ्लैट्स हैं ये चोरी की प्रोसीड से आए हैं। मुझे अश्योर किया था और कहा था अब तुम्हें पैसे देते हैं और तुम मेहरबानी करके ये रिकवर कर लो, और जब रिकवर करोगे तो जितनी रिकवरी होगी उसके इतने % तुम्हें हम देंगे। तो कहने लगा फाइल तो इन्होंने मुझे बना के दी थी, हम तो नहीं पाकिस्तान आए इंक्वायरी करने के लिए, और हमें इन्होंने फाइल बना दी कि जी ये चोरी हुई है, इसको आप पकड़ लें। कहने लगा जी हमने हर जगह ढूंढा, हमें और चीज़ें बड़ी मिल गई, मगर शरीफ के ख़िलाफ़ कुछ नहीं मिला। और नैब जो है ये सारा वक्त हमारे साथ धोखा करती रही है, और हमें जैसे कहते हैं ना रेड हेरिंग, जो अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि जी ऐसी चीज़ जो कि वजूद में ही नहीं है, एक लाल रंग की मच्छी तो उसके पीछे भेज दिया जो कि है ही नहीं। और अब हमने इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, ज़ाहिर है इन्होंने भी लगाए थे, तो फिर नवाज शरीफ ने इनको सू किया होगा वहाँ। जी बिल्कुल, उन्होंने मुकदमा जीता। जब वो उन्होंने फिर ये माफ़ी मांगी और वो 20,000 पाउंड जो थे जो वकील को दिए थे नवाज शरीफ साहब ने, वो फिर इनको देने पड़ गए,
और अब ये उन्होंने माफ़ी मांगी है, जो कि वहाँ का कानून है। अच्छा, अब इसके साथ तो यहाँ और भी प्रॉब्लम बन गया ना कि यहाँ तो पूरा बयानिया यही चल रहा है, ये शहबाज शरीफ भी करप्ट है, नवाज शरीफ भी करप्ट है। अब यूके के अंदर सारी इंक्वायरी हुई है और ये पता चला कि शहबाज शरीफ की भी कोई करप्शन नहीं निकली और नवाज शरीफ साहब की कोई करप्शन नहीं निकली, और नैब 20 साल से लगी हुई है ये ढूंढने, और ये साहब जो हैं ब्रॉडशीट वाले ये भी लगे हुए हैं ढूंढने, और कुछ नहीं मिला इनको। और मगर बयानिया जो है वो इमरान खान साहब का जो वोटर है वो लेके बैठा हुआ है, क्योंकि खान साहब हर रोज़ यही लगे हुए हैं, चोर 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 चोर। और आजकल तो यही हो रहा है कि जो लोग पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो जो कि क्रॉस ओवर करना चाह रहे हैं उनके ऊपर भी यही प्रेशर है कि आप चोरों के पास जा रहे हैं तो आपके घरों के अंदर लोग कहेंगे ये चोरों के दोस्त हैं, सो ऑन। तो खान साहब एक बयानिया लेके बैठे हुए हैं। खान साहब का वोटर जो है वो बयानिया पक्का और ले चुका है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एविडेंस जो आ रही है वो ये आ रही है कि जी जहाँ पैसा लेके गए हैं ये जो इल्ज़ाम है वहाँ कोई पैसा नहीं निकल रहा, और सारी इंक्वायरियाँ हो रही हैं, 20 साल से इंक्वायरियाँ चल रही हैं, कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, लेकिन इसको मुस्लिम लीग नून अपने हक में कैसे इस्तेमाल कर सकती है इन पाकिस्तान? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो लोग नून लीग के लिए वोट डाल रहे हैं उनके लिए इसकी अहमियत ही कोई नहीं करप्शन की। अगर होती तो उनके लिए वोट ना डालते। अच्छा, ठीक, उनको कहते हैं होंगे सारे ही हैं, तो लेकिन बाकी वोटर्स जिनको बाकी वोटर जो है वो खान साहब के वोटर है, वो खान साहब के वोटर कहते हैं नहीं करप्ट ने। तो मैं ये समझता हूँ कि उनमें से कुछ लोग जो हैं शायद कहें अच्छा रैली, हमारा तो ख्याल था ये है अच्छा, मगर मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो हैं जो खान साहब के वोटर हैं वो कहेंगे मुसावी को ख़रीद लिया नवाज शरीफ ने, वो इस किस्म की बातें करेंगे और वो नहीं मानेंगे इस बात को। वो पक्के हैं जी करप्ट है, हमने नहीं करना इनके लिए। वो कल को इमरान खान के लिए शायद ना वोट डालें बिकॉज मायूस है उनसे भी, मगर वो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब के लिए या नून लीग के लिए वोट डालेंगे। वो नून लीग का अपना एक वोट बैंक है जो कि कब से है और बहुत गहरा वोट बैंक है वो, ख़ुसूसन पंजाब के अंदर बड़ी कोशिश की है हर एक ने उसको ख़त्म करने की, वो नहीं जाता वोट बैंक, और पार्टी बड़ी मजबूत है पंजाब के अंदर स्पेशली। और ये नवाज शरीफ का वोटर कहता है करप्शन, कड़ी करप्शन, फौजी भी करप्ट ने, ब्यूरोक्रेट भी करप्ट ने, शुगर इंडस्ट्री भी करप्ट है, सारे करप्ट ने, तो ये भी करप्ट ने थे, वो भी करप्ट थे। हम तो ये कह रहे हैं कि खान साहब भी करप्ट हैं, ये फॉरेन फंडिंग केस में जो गबन हो गए हैं, पता नहीं अरबों रुपए गबन हो गए हैं, वो कहाँ गए। तो अब तो वो कहते हैं सारे इस हमाम में नंगे इंक्लूडिंग खान। तो इसलिए ये हमारे लिए इसकी अहमियत नहीं है। हमारे लिए अहमियत किसकी है? परफॉर्मेंस। भाई हमारे लिए अपने लिए तो सब करते हैं, हमारे लिए किसने क्या किया? जब यहाँ आती है बात तो खान ने तो कुछ नहीं किया इनके लिए, मगर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी डेवलपमेंट करवाई है, बहुत कुछ हुआ है, तो इसलिए उनको नंबर लग जाते हैं उनके। ये है सिचुएशन। तो शरीफ खानदान का जो मीडिया ट्रायल हुआ जिसका जिक्र भी किया शहबाज शरीफ साहब ने, या हुकूमत पाकिस्तान के इस पर जो $65 मिलियन के करीब अखराजात उठे, उनकी तलाफ़ी कैसे मुमकिन है सेठी साहब कि मुस्तकबिल में जो भी हुकूमत का ढांचा वो सबसे पहले क्या करे? 99 से नैब ने ये केस पकड़ा है, क्या करे? कुछ भी नहीं। अब नैब तो पता लग गया ना कि नैब इज़ करप्ट, पता लग गया नैब इज़ इनकॉम्पिटेंट, पता लग गया नैब इज़ इनएफिशिएंट, पता लग गया नैब अब बन गई है विच हंट के लिए। अब वो उसकी आज़ाद हैसियत नहीं रही, अब वो जो हुकूमत बैठी होती है उसका सियासी इस्तेमाल करती है। एब्सोल्युटली। तो सवाल ये पूछना चाहिए कि जब इमरान खान साहब की छुट्टी होगी, जो कि होगी, जहाँ तक ये हालात पहुँच गए हैं ये बच नहीं सकते, फिर शायद मौका मिले इनको। अगर नून लीग फेल हो जाती है तो फिर शायद मौका मिले, मगर ये जो मौका है ये गंवा दिया उन्होंने, और सूनर और लेटर वो जाएंगे घर और फिर एक इलेक्शन लड़नी पड़ेगी उन्हें अब, और उस वक्त अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, कोई उस इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी उनको जिताने के लिए। तो अब सूरत हाल ये है आयशा के नैब को रिफॉर्म करना। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि नैब की ख़त्म ही कर दिया जाए, बिल्कुल अपोजिशन तो यही कह कर दिया जाए जी। मगर कोई नहीं करता। वो इसलिए नहीं करते, दो रीज़न हैं कि जो करेगा इल्ज़ाम ऑपोजिशन उस पर ये लगाएगी कि तुमने इसलिए ख़त्म किया अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, ठीक। और इसीलिए वो रखते हैं, फिर जब रखते हैं तो कहते हैं फिर ऑपोजिशन जो उनकी ऑपोजिशन है उसके खिलाफ तो इस्तेमाल थोड़ा बहुत कर ही लिया जाए। आप समझ रहे हैं? तो ये एक विशेष सर्कल बन गया है। इसलिए अब ये जो डिस्कशन जो हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि अब रिफॉर्म कैसे किया जाए, इसको इस तरीके से बनाया जाए कि ज़्यादती किसी के साथ ना हो, मगर करप्शन के ऊपर भी कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जो कि लिड करप्शन को भी इन्वेस्टिगेट करे। इसलिए अब इसके अंदर तरमीम की ज़रूरत पड़ गई है ताकि इसको थोड़ा सा साफ़ किया जाए, आज़ाद किया जाए,
और इसको कुछ खुद मुख्तारी दे के एफिशिएंट ज़्यादा बनाया जाए ताकि जेन्युइनली जो करप्शन हो रही है उसको रोका जाए। मरीम नवाज अपने खिलाफ सज़ाओं पे अपील में है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जितने केसेस या सज़ाएं हैं, इस केस को यूके में जो भी हुआ, ये सारी प्रोसीडिंग्स, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है कानूनी तौर पर मुस्लिम नहीं, लीग इसका उनके एक पास साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। हाँ। इसका कोई अब देखिए ना, नवाज शरीफ साहब के ऊपर BKS एक चल रहा जी। है, तो जाहिर है कि उनके वकील जो है ये इसको इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे जी देखें यहाँ ये भी क्लियर हो गया, वो भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि डोंट फॉरगेट ये एवन फील्ड के ऊपर भी उनकी कन्विक्शन हुई हुई है और ये कह रहे हैं कि एवन फील्ड में भी कुछ नहीं निकला। तो ये चीज़ें इस्तेमाल तो होंगी, बिल्कुल होंगी, और इनका बड़ा वजन होगा अदालत के अंदर। अवाम जहाँ तक है, अवाम जो इनके साथ है, नून लीग के साथ, वो उन लोग इनके साथ है, जो उनके खिलाफ है वो उनके खिलाफ ही रहेगी। ठीक है सती साहब, बहरहाल अभी आर्जी तौर पे तो मुस्लिम लीग नून इस पर बहुत खुशियां मना रही है, हमने शहबाज शरीफ साहब को बहुत खुश देखा, मरीम नवाज साहिबा ने भी मुबारकबाद दी है। अब आगे चल के मजीद बात करेंगे इमरान खान साहब का OIC से खिताब और उन्होंने क्यों मुसलमानों के इज्तिमाई रवैये पर अफसोस का इजहार किया, कहाँ कहाँ मुसलमान नाकाम हुए हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस OIC जो कि इस्लामाबाद में जिसका इनेकाद हो रहा है, और पाकिस्तान इसके इनेकाद के बाद पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में डेलीगेशंस इस्लामाबाद में मौजूद है। इमरान खान साहब ने बहुत की पॉइंट्स अपनी स्पीच में उठाए। उन्होंने मुसलमान ममालिक की नाकामी को तस्लीम किया कि कश्मीर और फ़लस्तीन के इशू पर मुसलमान नाकाम हुए इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद। क्या कहते हैं वो सुनेंगे। Honorable Foreign Ministers, we have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house, and those powers know it. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant. But as where the world is headed, it is extremely important that we get united and on certain core issues take a stand. And let's not be dragged into this, into blocks, into the conflicts. We should stay as a bloc and show our power in bringing about peace rather than becoming part of some conflict. खान साहब ने ब्लॉक बनाने की माजी में कोशिश भी की है, लेकिन अब वो वी आर डिवाइडेड कह रहे हैं और 1.5 बिलियन कह रहे हैं, इससे क्या मुराद है खान साहब? देखिए, बात तो वो सही कह रहे हैं कि जी 1.5 बिलियन हम डिवाइडेड हैं, मगर एक्चुअली, और ये कह रहे हैं कि हमें यूनिटी होनी चाहिए, मगर ये तो एक हवाई बात है ना। हर मुल्क के अपने मफाद होते हैं। मफाद जो है उनका मज़हब के साथ इतना ताल्लुक़ नहीं होता या किसी एक कॉन्फ्लिक्ट के साथ नहीं होता, रियासत के अपने मफाद होते हैं। अच्छा, अब और हर के अपने मुख्तलिफ होते हैं। आप मुसलमान, आप इधर हैं, मुसलमान इधर हैं, आपके मफाद एज अ नेशन स्टेट फ़र्क हैं और आपके फ़र्क हैं, और आप लड़ते भी हैं आपस में। तो ये सिर्फ मुसलमान होना इज़ नॉट गुड इनफ। इसके साथ ये नहीं है कि जी सारा आपके मफाद और उनके मफाद एक ही, क्योंकि नेशन स्टेट्स बन गई ना, अलग अलग हो गए सारे। आइए, अब यहाँ तो सिचुएशन OIC में ये है कि सऊदी अरेबिया, टर्की, ये जो इस किस्म के लोग, ये तो इसराइल के साथ जो कि यहाँ तशद्दुद कर रहा है, जो कि कल्प्रिट है, जो कि रॉबर है, जो चोरी जिसने ज़मीन की है, जिसने फ़लस्तीनियन की ज़मीन और चोरी की है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, और अब UAE और इस किस्म के जो ममालिक हैं वो तो और भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनके साथ कायम करने जा रहे हैं, क्योंकि कारोबार, तजारत, ये सारी चीज़ें लोगों के लिए अहमियत रखती हैं, प्रायोरिटी रखनी है। असूल जो है, और वो भी तारीख़ी असूल, वो ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, वो सिर्फ ज़ुबान पे तक है कि वी सपोर्ट दिस, वी सपोर्ट दैट। इसीलिए वो कश्मीर को नहीं सपोर्ट करते, आपको नहीं सपोर्ट करते, और कश्मीर और फ़लस्तीन के अंदर भी वो कोई उस किस्म का हल ढूंढने की तलाश में नहीं है जिसके साथ इसराइल को आइसोलेट किया जाए या उसके साथ जंग की जाए, बिल्कुल नहीं। वो तो तजारत करने की सोच रहे हैं। तो इसलिए ये खान साहब का कहना अपनी जगह पे, मगर मेरा ख्याल है ये जो लोग वहाँ बैठे हुए थे ना, उनमें से कुछ लोग तो जो जिनका ताल्लुक़ इसराइल के साथ नहीं है, मिडल ईस्ट में नहीं है, अफ्रीका में है या इधर है, वो तो शायद खान साहब की बात को पसंद करें, क्योंकि उनके मफाद नहीं ईस्ट के अंदर जिनको डिफेंड करना है। मगर सऊदी अरेबिया है या UAE है या जॉर्डन है, इस किस्म के जो लोग हैं जो कि उस एरिया में है, इजिप्ट है, उनके तो मफाद हैं कि लड़ाई नहीं हमने करनी, और क्योंकि ये इसराइल जो है ये अमेरिका इसके साथ है, और हमने अमेरिका के साथ
तल्लुकात रखे हुए हैं, और अगर इधर लड़ाई झगड़े किए तो अमेरिका के साथ तल्लुकात ख़राब हो जाएंगे और हमारा तो उठना बैठना जीना हराम हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के बगैर ये ज़िंदा नहीं रह सकते, सारी डिपेंडेंसीज हैं यहाँ। तो इस किस्म की सिचुएशन है। तो उनको शायद ये बात पसंद नहीं आई होगी कि इतनी खुल के इमरान खान ने ये बात कही है कि हम डिवाइडेड हैं, ये है, और बड़ा गुस्सा उनके शक्ल लेकिन में आप था। अप्रिशिएट तो करते हैं ना, सच्ची बात कही है। तो बड़ी अच्छी बात कही है, सच्ची बात कही है, मगर मैं एक बात कहूँगा आयशा कि रियासत के जो इंटरेस्ट होते हैं ना, वो सच्ची बातों से काम नहीं चलता। सच्ची बातों से आप आइसोलेट हो जाते हैं, सच्ची बातों से आप एलियनेट हो जाते हैं, सच्ची बातों पे आपको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, और जो मुश्किलात आती हैं वो आप जो खड़े होकर बात कर रहे होते हैं उनके ऊपर नहीं आती, गरीब आवाम के ऊपर आती है। वो आपको, वो आवाम को भुगतना पड़ता है जो आप कहते हैं उसका आप जिस किस्म, अगर तो इस किस्म की पॉपुलिज्म जो है ये अगर तो आप अमीर मुल्क हों, पावरफुल मुल्क हों, तो फिर आप इस किस्म की बात अफोर्ड कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। मगर आप जो हमारी सिचुएशन में है, एक तरफ आप सऊदी अरेबिया जो कि हेड ऑफ OIC है उनकी तनकीद ही कर रहे हैं ना आपके, आप लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर आप इनके पास पैसे लेने चले जाते हैं, भीख मांगने चले जाते हैं, तो फिर ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती नहीं हैं। तो फैसला ये कर लें कि आपने असूलों के ऊपर खड़ा होना है, फुल सपोर्ट, अवाम आपके साथ है, तो फिर मेहरबानी करके आवाम के लिए कुछ रोटी पानी का भी इंतज़ाम कर लें। आपका अपना रोटी पानी तो पक्का है ना, आपके तो इतनी अमीर लोग हैं, आपको तो फ़र्क नहीं पड़ता कि कल को बैंकरप्सी होती है इस मुल्क की, तो आपके तो पहले ही कुछ पैसे बाहर पड़े हुए हैं, कुछ ले गए हैं, कुछ इधर हैं, पता नहीं कितने महल हैं, कितने घर हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको तो टमाटर की कीमत का भी नहीं पता। तो ये असूल जो है ये सिर्फ गरीबों के लिए असूल होते हैं, अमीर जो हैं ये सिर्फ असूल की बात करते हैं, उनके लिए कोई तकलीफ़ नहीं होती इन असूलों में। अच्छा, इसमें हमने देखा कि कश्मीर और फ़लस्तीन के अलावा अफगानिस्तान के मामले पर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बात की और कहा कि हमें उनकी मदद करने की ज़रूरत है और अफ़गान हुकूमत को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उनका सिर्फ एक एज एन ऑब्जर्वर एक डेलीगेशन आया है, उनके जो मिनिस्टर हैं जो इसके ज़िम्मेदार हैं अमूर ख़ारिजा के, वो नहीं मौजूद थे, उन्होंने शिरकत नहीं की। इसकी क्या वजूहत हो सकती है? देखिए 3-4 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा जल्दी। पहली बात तो ये है कि अगर उन्होंने फुल फ्लैश डेलीगेशन नहीं भेजी एक फॉरेन मिनिस्टर की, इसका मतलब है कि कुछ थोड़ी बहुत नाराज़गी है कहीं आपस में, इसीलिए उन्होंने डेलीगेशन भेजी है, फॉरेन मिनिस्टर नहीं भेजा। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है फॉरेन मिनिस्टर का ना आना, ख़ुसूसन इसलिए क्योंकि अभी 2 चीज़ें हुई हैं। एक ये हुआ कि UN की सिक्योरिटी काउंसिल 15 जो मेंबर्स हैं वहाँ, उनमें से सवाए एक के जिसने एब्सटेन किया है जो कि रशिया है, बाकी सब ने ये कहा है कि हमें इन फॉर्मल रिलेशनशिप कायम करनी चाहिए अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत के साथ। रिकग्निशन नहीं, मगर हमें वहाँ अपनी एम्बेसीज खोलनी चाहिए, वहाँ कारोबार शुरू करना चाहिए, रस्मी ताल्लुकात हमें रखने चाहिए। और उसके बाद फिर एक स्टेज आएगी कि हम रिकग्निशन करते हैं कि नहीं करते, तस्लीम करते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी भी डिमांड्स है ना कि आप प्लूरलिस्टिक गवर्नमेंट बनाएं और भी लोगों को साथ लें वगैरह वगैरह, ख़वातीन के बारे में है, एजुकेशन के बारे में है और बाकी एलाइज के बारे में। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है UN के अंदर। तो वो अगर यहाँ वो फॉरेन डेलीगेशन आती तो उन्हें एक बात का एहसास होता कि यहाँ भी जो मेजॉरिटी लोग OIC में आए हैं उनकी भी ये ख्वाहिश है कि उनको वहाँ अगर फॉर्मल रिकग्निशन अभी नहीं, तो इनकी भी सबकी ख्वाहिश है, बहुत सी तो ख्वाहिश है कि रिकग्नाइज़ कर लिया जाए। बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं रिकग्निशन नहीं, जब तक UN के अंदर बड़े लोग नहीं करेंगे हमारा करने का क्या फ़ायदा, मगर काम तो आगे चलाना चाहिए। तो उनको चाहिए था यहाँ आना, और मैं हैरान हूँ कि वो नहीं आए, बिकॉज यहाँ माहौल बहुत अच्छा था। इसकी वजह क्या हो सकती है? मैंने आपसे अर्ज़ कहा, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि कुछ तल्लुकात में कुछ गड़बड़ होगी, और मेरा ख्याल है ये गड़बड़ उस वक़्त से चल रही है जब से कि ये जो TTP और बलोच इंसर्जेंसी कि टेररिज्म यहाँ हो रही है, और हमारी कोशिश है कि तालिबान हुकूमत को समझाया जाए कि इनको रोका जाए। और एक मीटिंग भी हुई थी कहीं जिस पर बहुत कुछ हुआ उठा था। और हमारी मदद करें आप, वो कर नहीं रहे हैं और ये हमें तकलीफ़ दे है। तो इसलिए एक तरफ तो हम चाहते हैं कि उनकी हेल्प हो, मगर दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि वो भी हमारी कोई थोड़ी सी हेल्प करें, और इसकी वजह से मेरा ख्याल है कुछ बदमज़गी हुई है, इसलिए वो नहीं आए। ठीक है, अब वो और कुछ कह सकते हैं जी बीमार था नहीं, ये है वो है, मगर बात तो सारी जो है असली बात तो यही होगी। UN में उन्होंने खिताब में भी इस्लामोफोबिया को अपनी तकरीर का हिस्सा बनाया था, क्या कह रहे हैं वो इस बारे में सुनते हैं। आई एम सॉरी टू से दैट वी द मुस्लिम कंट्रीज डिड नॉट डू एनीथिंग टू चेक दिस रॉन्ग नैरेटिव। हाउ कैन एनी रिलीजन हैव एनीथिंग टू डू विद टेररिज्म? हाउ वाज इस्लाम equated with terrorism? Unfortunately, what should have been done and wasn't, the heads of Muslim countries should have taken a stand on this.
इमरान खान साहब का इस्लामोफोबिया के ऊपर इतना सख्त मौक़िफ़ और फिर यूएन में भी उसके हवाले से हमने देखा पेशरफ, बड़ी पेशरफ्त हुई, क्रेडिट इमरान खान साहब को देंगे आप? मैं क्रेडिट तो दूंगा, उसी किस्म का क्रेडिट दूंगा जो कि असूलों का क्रेडिट है। मगर अफसोस इस बात का कि कुछ लोग इस हॉल में ऐसे थे जो कि माइंड कर जाएंगे इस बात को। मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी। आपको पता है ये जो रेडिकल इस्लाम जिसे कहते हैं, जहाँ से वो लाइन बड़ी थिन है कि वहाँ से टेररिज्म शुरू हो जाती है, वायलेंट इस्लाम, ये सारी की सारी जो है ना, ये प्रमोशन इस किस्म के इस्लाम की, ये सारी सऊदी अरेबिया ने की है। सऊदी अरेबिया ने वहाबी इस्लाम को एक्सपोर्ट किया है। ये मोहम्मद बिन सलमान साहब ने अपने इंटरव्यू में अब वो रोका है ना, अब रोका है, लेकिन एतराफ़ भी किया। 30 साल से ये हो रहा है सारे यूरोप के अंदर, वेस्टर्न ममालिक के अंदर, हमारे यहाँ एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम जो है उसको सपोर्ट किया, जहाँ से फिर ये जिहादी निकले और बहुत सी चीज़ें निकली। तो आज अपना मौक़िफ़ सऊदी अरेबिया ने बदल लिया है और बिल्कुल रिवर्स कर रहा है ये सारा कुछ। मगर ये जो टेररिज्म हुई है, ये इसी किस्म की लोग थे जिन्होंने टेररिज्म की है। इसी किस्म के मदरसों से वो निकले हैं जो कि सऊदी फंडेड थे, या रियासत पाकिस्तान की रियासत के, या सऊदी अरेबिया के, या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की, ये सपोर्ट कर रहे थे इस किस्म की इस्लाम को। तो वो वहीं से ये सारी शाखें निकली हैं टेररिज्म की। तो फिर अगर दुनिया जो है वो इस्लाम को या इस किस्म के इस्लाम को शक की निगाह से देखती है, तो फिर कैसे आप उनको ब्लेम कर सकते हैं? जब भी कोई टेररिज्म इंसिडेंट होता है तो पता चलता है या वो सऊदी था, या इराकी था, या पाकिस्तानी था जी। हिंदुस्तान के मुसलमान का आज तक नाम नहीं आया। आते हैं तो पता लगा जी पाकिस्तानी हैं, या सऊदी थे, या इराकी थे, या कहीं कुवैती था, या इस किस्म की चीज़। तो ये वो मुल्क हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट किया सारा। अब खान साहब खड़े होकर उनके शक्ल के ऊपर ये कह रहे हैं, तो ये जाहिर है कि मैंने अगेन कहा कि असूली तौर पे तो सही बात है कहने वाली, मगर इसका यही मतलब है कि वो ये समझेंगे कि खान साहब सियासत कर रहे हैं और ये कुछ और नया ब्लॉक बनाना चाहते हैं और हमें आउट करना चाहते हैं। इस वक्त ये जो OIC का ब्लॉक है, ये सारे ऑयल रिच कंट्रीज़ चला रही हैं। अच्छा। और प्रो वेस्ट कंट्रीज़ चला रही हैं। तो इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। आप देखें सऊदी अरेबिया में तो वो क्या क्या करने जा रहे हैं वहाँ टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। तो UAE ने इजरायली टूरिस्ट को वेलकम कर रहे हैं और वहाँ इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो वो तो अपने मुल्क की खुशहाली देख रहे हैं, इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे। वो आपने इस्लाम की खिदमत करनी है तो फिर ठीक तरीके से करें, और फिर अगर आप वो करेंगे तो फिर देखें ये जो अमीर लोग हैं ये आपके साथ क्या इनका रवैया होता है। तो उससे बेहतर यही है कि फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन ले आए यहाँ भी, जैसे ईरान में है। तो फिर सैंक्शंस भी लगेंगे, फिर ये भी होगा, फिर वो भी होगा, वो सारा कुछ होगा, फिर लड़ाई झगड़े भी होंगे, सारा कुछ होगा। तो अब खान साहब क्या चाहते हैं? खान साहब एक इस्लामी लीडर बनना चाहते हैं इस पाकिस्तान के अंदर, या खान साहब एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक रूलर बनना चाहते हैं? ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चलती। इस्लाम इज़ द यूनिटरी, वन थॉट, वन आइडियोलॉजी, नो डिसएग्रीमेंट। ठीक है। डेमोक्रेसी में बिल्कुल उसके बरक्स है। ये कहना जी इस्लामिक डेमोक्रेसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कम्युनिस्ट भी ये कहते होते थे, कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, ये नज़रियात है, ये सारी अथॉरिटेरियन सिस्टम। हाँ, तो और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे चेंज होता है वक्त, तब तक इनको रिव्यू करने की भी ज़रूरत रहती है। लेकिन ख़त्म करने से पहले प्रोग्राम, ये जो OIC कॉन्फ्रेंस है, वज़ीर आज़म का जो इस वक्त सिचुएशन है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना उन्हें करना पड़ा है, उस पर असरअंदाज हुई आपके ख्याल में? होगी? नहीं, मेरा ख्याल है इन्होंने इसको इस्तेमाल किया डिले करने के लिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को। देखिए इससे पहले भी तो हो सकता था 21 को, बिल्कुल हो सकता था भाई, उससे पहले इन्होंने नहीं किया ना। ये 14 दिन पूरे लिए, जरूरी तो नहीं था कि 14 दिन लेने, 14 दिन इज द मैक्सिमम। 3 दिन के बाद भी पार्लियामेंट बुला सकते थे और 10 दिन के अंदर सारा कुछ खत्म हो सकता था, नहीं किया। इनका तो मौक़िफ़ ही यही था कि इस्तेमाल किया जाए। फिर ये कि जब ये हो रही थी तो उन्होंने कहा जी असेंबली जो है वो दस्तयाब नहीं है। अरे भाई आप कन्वेंशन सेंटर में कर दें, ऐसी क्या बात है? तो ये सारी बातें हैं, ये सब डिलेइंग टैक्टिक्स। लेकिन सेठी साहब एक बात तो है कि गवर्नमेंट जो चाहती है सब कुछ अभी तक तो वैसे हो रहा है, वही होता है जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर चाहता है, और जब वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता तो फिर नहीं होता। चले इस नुक्ते पे हम प्रोग्राम खत्म करेंगे और आपसे कहेंगे कि सेठी साहब से सवाल जानना चाहें तो इस नंबर पे भेजिए, फीडबैक भी दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।